यूट्यूब ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं साइंस की, और साइंस के अंदर हमारा टॉपिक होगा मेंडल और मेंडल के नियम। ठीक है, इसके माध्यम से हम समझेंगे कि मेंडल के आनुवंशिकता के क्या क्या नियम हैं, कौन कौन से नियम हैं, और एक संकरी और द्विसंकरी क्रॉस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद आप मेंडल से जुड़े जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको करने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, मेंडलवाद एक संकरी और द्विसंकरी, यहाँ पे थोड़ा सा हम एक संकरी और द्विसंकरी को हल्का सा बता देना चाहेंगे कि एक संकरी क्रॉस वो होगा, एक संकरी निषेचन वो होगा जिसमें एक ही लक्षण को आधार मानकर संकरण कराया जाए। जैसे मटर के पौधे का एग्जाम्पल हम लेते हैं। मटर के पौधे में देखिए पीले बीज भी होते हैं, येलो बीज भी, और आपके हरे बीज भी होते हैं। येलो बीज भी होते हैं और येलो बीज भी होते हैं और हरे बीज भी होते हैं। तो इन दोनों के बीच अगर क्रॉस कराया जाए तो वो एक संकरी क्रॉस होगा, क्योंकि एक ही लक्षण को हमने आधार मान के क्रॉस कराया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात अगर द्विसंकरी की करें तो द्विसंकरी में अगर मैंने गोल ले लिया है, गोल का मतलब राउंड, और येलो ले लिया जाए, और इसके अपोजिट में, क्योंकि यहाँ दो लक्षण ले रहे हैं, ठीक है, इसके अपोजिट में आपका झुर्रीदार यानी स्मॉल आर, और आपका होगा येलो के साथ हो जाएगा ग्रीन, तो स्मॉल वाई। ठीक है, अगर इनके बीच क्रॉस कराया जाए तो वो द्विसंकरी क्रॉस होगा। अब यहाँ पे आर और वाई और ये स्मॉल और स्मॉल क्यों ले रहे हैं इसको अभी अच्छे से आगे समझेंगे। तो यहाँ पे केवल इतना एक लाइन में बताने का मतलब था एक संकर और द्विसंकर क्रॉस में डिफरेंस क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये है मेंडल। ठीक है, मेंडल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप कि मेंडल ऑस्ट्रिया के थे। इनका 1822 में जन्म हुआ था, और इनकी जो खोज थी उस खोज को इनके मरने के बहुत दिनों बाद तक भी नहीं जाना गया। मतलब 1884 में इनका निधन हो गया। 1822 में इनका जन्म हुआ था, 1884 में ये इनका निधन हुआ। उसके करीब 18-19 साल बाद 1900 में इनके नियमों को पहचाना गया। इन्होंने जो भी शोध किए थे वो शोध उस समय के लोग पहचान ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए कि ये शोध क्या है। बाकी बाद में तीन वैज्ञानिक जो हिगो डी ब्रीज, कॉरेंस और एरिक वान ने मिलकर इनके शोध को प्रकाशित किया और उस पर अध्ययन किया, तब लोगों को बताया कि हाँ, इन्होंने ऐसा कोई शोध किया था जिससे आनुवंशिकता के सारे नियम आज निकाले जा सकते हैं। ठीक है, इन्होंने, ये एक पादरी थे, चूँकि पादरी थे तो ये अपने बगीचे में ही मटर के पौधों का अध्ययन करते थे। मटर का पौधा चुनाव इसलिए किया था इन्होंने कि मटर के पौधे को आसानी से उगाया जा सकता है, साल में 1-2 फसल 3 फसल उगाई जा सकती हैं, और दूसरी चीज़ है कि उसमें लक्षणों का जो भिन्नता है बहुत सारी है। ठीक है, भिन्न लक्षणों की भिन्नता भी काफ़ी सारी है। फूल सफ़ेद हैं, फूल हरे हैं, ठीक है, इसके अलावा गोल बीज, पीले बीज, तो इस तरह के कई लक्षण भिन्न भिन्न हैं। इसलिए इन्होंने मटर को चुना और आसानी से उगाया जा सकता था। उस पर इन्होंने बहुत दिनों तक अध्ययन किया, कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया, तब ये अपने कुछ निष्कर्ष पर पहुँचे, और उन निष्कर्षों को उन्होंने प्रकाशित किया। और साथ ही में इन्होंने अपने एक व्याख्यान में बोला भी, 1 या 2 व्याख्यान अपने वहाँ पे जहाँ पे रहते थे, मोरोविया उस जगह का नाम था, वहाँ पे इन्होंने 1-2 व्याख्यान भी दिए। लेकिन लोग खाली इसलिए अफसोस मनाते रह गए कि इन्होंने अपना कीमती समय, इतने अच्छे विद्वान पादरी हैं, इन्होंने अपना कीमती समय मटर के पौधे पर, मटर में ही बिता दिया, पूरे जीवन इसी में निकाल दिया। मरने के बाद भी लोग अफसोस मनाते रहे कि हाँ, इन्होंने पूरा जीवन अपने मटर के पौधे के ऊपर कुर्बान कर दिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उस समय के लोग नहीं समझ पाए, तो ये भी 1-2 व्याख्यान देने के बाद उसको भूल गए। लोग तालियां भले बजाए, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आया। तो उसके बाद इन्होंने लाइब्रेरी में वो धूल खा रहा था, पड़ा हुआ था। उसके कुछ दिनों बाद, मरने के इनके कुछ दिनों बाद 1900 में वो चीज़ तीनों वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रीज, कॉरेंस और एरिक वान ने खोजी, और उसके बाद उसको प्रकाशित किया। तो आज ये मेंडल के नियम हमें पता है। ठीक है, तो इन पर थोड़ा सा आप जब भी क्वेश्चन आएगा तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा दे देंगे तो क्वेश्चन आपका अच्छा बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेंडल के 3 नियम हैं। तीनों नियम को बारी बारी से हम देखेंगे। पहला है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्यूरिटी या विसंयोजन या पृथक्करण का नियम। तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, ये तीनों नियम क्या हैं बारी बारी से हम देखेंगे, फिगर के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे जो क्रॉस बने हुए हैं इनको समझिएगा। ये हम प्रभाविता के नियम की बात करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जो टर्म आए हैं पहले उनको समझ लीजिए। F1 का मतलब है पीढ़ी 1। ठीक है, पहली पीढ़ी। F1 पहली पीढ़ी के लिए यूज होगा, और F2 यूज होगा दूसरी पीढ़ी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे टी का मतलब टॉल,
दोनों टी मतलब शुद्ध लंबा और स्मॉल टी यानी शुद्ध बौना। अब जो भी हम प्रभावी लक्षण होते हैं उसी के अपोजिट में हम स्मॉल लेटर्स का चुनाव कर लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें समझने में आसानी हो, ठीक है, क्योंकि अगर इधर उधर हो गया, अगर हम दो तीन लेटर्स लेंगे तो फिर समझने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इन्होंने लेटर्स का चुनाव किया कि हाँ स्मॉल कैपिटल, जो भी प्रभावी लक्षण था उसका स्मॉल इन्होंने ले लिया। तो देखिए पहली पीढ़ी में शुद्ध लंबा एक पौधा लिया इन्होंने, ठीक है, और शुद्ध बौना पौधा लिया, उन दोनों के बीच इन्होंने क्रॉस कराया, संकरण कराया, ठीक है। तो ये देखिए ये गैमेट्स बने हैं टी एंड टी, इन दोनों से टी एंड टी बना, इससे टी और टी बना। अब इनका क्रॉस कराइए, एक को पकड़िए, ठीक है, और उसको क्रॉस कराइए दोनों से, जैसे यहाँ पे टी का लिया इन्होंने, ठीक है, ये टी से क्रॉस कराइए, इस टी को लीजिए, ये टी और ये टी, ठीक है, तो टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। अभी ये टी क्या है अभी समझा रहे हैं, ठीक है, ये टी लीजिए और दूसरा टी लीजिए तो टी एंड स्मॉल टी, सेम यहाँ कीजिए, ये आएगा, सेम ये कीजिए, ठीक है। ये 4 हमें पौधे मिले पहली पीढ़ी में, लेकिन अब यहीं पे प्रभाविता का नियम आता है। प्रभाविता का नियम ये कहता है कि पहली पीढ़ी में जो भी लक्षण दिखते हैं उसमें एक लक्षण प्रभावी हो जाता है और दूसरा लक्षण अप्रभावी रह जाता है। तो प्रभावी लक्षण कौन सा है? टी, कैपिटल टी, उस लंबे वाले लक्षण ने छोटे वाले लक्षण को दबा दिया, तो ये प्रभाविता का नियम है, ठीक है, यही है प्रभाविता का नियम। अब अशुद्ध इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि दोनों कैपिटल नहीं है। अगर इनका जीनोटाइप एंड फिनोटाइप देखेंगे, फिनोटाइप का मतलब होता है जैसा कोई दिख रहा है, फिजिकल रूप से कैसा दिख रहा है, और जीनोटाइप का मतलब होता है कि उसके जीन कैसे गए, जीन में क्या डिफरेंस है। तो फिनोटाइप में सब लंबे दिखेंगे, सारे पौधे लंबे हैं, लेकिन अशुद्ध इसलिए कि जीनोटाइप इनका स्मॉल टी इसके साथ है, इसलिए ये अशुद्ध यूज किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ आपका प्रभाविता के नियम, इससे आप प्रभाविता के नियम में समझ सकते हैं। अगर ये फिगर समझ गए अच्छे से तो आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे, उसको रिटन फॉर्म में आराम से लिख देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं दूसरा। अब देखिए इसी के साथ आता है आपका लॉ ऑफ प्योरिटी, शुद्धता का नियम आएगा। इस वाले फिगर के साथ हम शुद्धता का नियम समझेंगे। देखिए वहाँ पे जो F1 पीढ़ी हुई थी, मैंने बताया था कि पहली पीढ़ी को F1 बोलेंगे, दूसरी को F2, तो उसको हमने F2 पीढ़ी में क्रॉस कराया। F1 पीढ़ी में देखिए दोनों अशुद्ध लंबे थे, हमने क्रॉस कराया उसका, पहले तो गैमेट्स बनाए टी और टी, एक ये टी एक ये टी, यहाँ से एक टी एक ये टी, ठीक है, ये भी इनके बीच क्रॉस कराया। तो देखिए टी टी, कैपिटल स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे देखिए शुद्ध गैमेट्स की शुद्धता का नियम यही है कि अगर हम उनको द्वितीय पीढ़ी में लेके जाते हैं, ठीक है, तो उनके जो छिपे हुए लक्षण हैं यानी वो प्योर हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं वो लक्षण कहीं छिप गए हैं, मतलब अलग हो गए, वो पृथक युग्मनज के साथ यानी जाइगोट के साथ हमेशा चलते रहते हैं, ठीक है, अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। यही है गैमेट्स की प्योरिटी का नियम, ठीक है, मतलब वो अपना अस्तित्व बनाए रखते। देखिए यहाँ पे लास्ट में बौना पौधा पहले दब गया था, लेकिन यहाँ पे देखिए आके बौना फिर से वापस आ गया, यानी बौना अपना अस्तित्व बनाए हुआ था और इस पीढ़ी में वो निकल के बाहर आ गया। अगर इसका हम जीनोटाइप देखेंगे, जीनोटाइप अगर हम इसका देखेंगे तो जीनोटाइप में देखिए एक ये है, जीन देख रहे हैं, जीनोटाइप, फिनोटाइप बाद में आएंगे, ये यानी 1, ठीक है, एक पौधा शुद्ध लंबा है और अनुपात में कर रहे हैं, अनुपात में टोटल पौधे हैं उनमें हम अंतर कर रहे हैं, कौन कितना है, कौन कितना है, ठीक है। ये दोनों अशुद्ध लंबे हैं तो दोनों एक जैसे हैं, यानी 1:2 अनुपाते, ये शुद्ध है 1, तो इसका जीनोटाइप निकल के आ गया 1:2:1, यानी एक पौधा शुद्ध लंबा है, 2 पौधे अशुद्ध लंबे हैं और एक पौधा शुद्ध बौना है, तो ये हुआ इसका जीनोटाइप। अब फिनोटाइप की बात कर लें। फिनोटाइप में क्या होगा कि ये तीनों पौधे लंबे दिखेंगे, जेनेटिक रूप से जीन में तो इनके डिफरेंस है, लेकिन ये दिखेंगे लंबे, ठीक है। तो फिनोटाइप इसका जो बनेगा वो 3 एक जैसे होंगे, यानी 3:1, तो ये हो गया इसका आपका फिनोटाइप, ठीक है। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप भी बताते हुए आपको ये नियम बता देना है, ये आपका युग्मकों की शुद्धता का नियम हो गया, ठीक है, लॉ ऑफ प्योरिटी। तीसरा बढ़ते हैं। अब देखिए आपका तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसको थोड़ा सा समझिएगा, ये थोड़ा बड़ा नियम है और एक उसमें नहीं आएगा, ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें इन्होंने मेंडल ने क्या किया कि द्विसंकरण क्रॉस कराया, द्विसंकरित क्रॉस कराया, ठीक है, और उसके माध्यम से इन्होंने इसको समझाने की कोशिश की कि ये क्या है, ठीक है। 2 विपर्यासी लक्षणों वाले भिन्न पौधों के मध्य संकरण कराया, ठीक है। इन्होंने चुना क्या क्या चुना,
गोल व पीले बीज, झुर्रीदार व हरे बीज। मैंने कहा था कि नहीं, एक के लिए इन्होंने कैपिटल लेंगे और एक के लिए स्मॉल। जैसे गोल का मतलब राउंड, तो आर आर ले लिया, और पीले के लिए येलो तो वाई वाई। अब उसके अपोजिट ले लिया, तो झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर, और हरे के लिए स्मॉल वाई। अब इसके बीच इन्होंने संकरण कराया। देखिए संकरण कराने का ये कराया इन्होंने संकरण, क्योंकि द्विसंकरी क्रॉस है इसलिए इन्होंने 4 गैमेट बनाए, ठीक है, और यहाँ पे भी 4 गैमेट बनाए। अब इन दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे, तो आप इसका क्रॉस कराएंगे। इसको पकड़िए, एक एक को लीजिए। मान लीजिए इसको स्टार्ट करते हैं आप, इससे स्टार्ट करते हैं, सॉरी इससे स्टार्ट कीजिए आप, और इसको इसके साथ क्रॉस कराइए, इसको इसके साथ क्रॉस कराइए, तो ये निकल के आएगा। फिर इसी को लीजिए, इसके साथ कराइए, ये आएगा, लीजिए इसके साथ ये आएगा, फिर इसी से ये आएगा। सेम यही कीजिए, इसमें भी यही कीजिए, ठीक है। आप सेकंड वाले को पकड़िए, इसके साथ क्रॉस कराइए, ये आएगा, इसके साथ क्रॉस कराइए, ये आएगा। तो ऐसे करके आप क्रॉस कराते जाएंगे तो पूरा ये आपका फिगर तैयार हो जाएगा। देखिए सारे फिगर एक आइडेंटिकल हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि सारे फिगर में सेम चीज़ें क्रॉस हो रही है, आर वाई। इसको अगर ऐसे करके देखेंगे, आर वाई और आर वाई, अगर इसके बीच क्रॉस कराएंगे हम, तो हर फिगर में क्या आएगा आपका, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही पूरे आपको फिगर में मिलेगा। तो देखिए यहाँ F1 पीढ़ी में ये चीज़ नहीं पता लग रही कि हम स्वतंत्र अपव्यूहन क्या है उसको समझाने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम सेकंड पीढ़ी में चलते हैं। अब हम दूसरी पीढ़ी में आ गए हैं, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में हम इस बात को साबित करेंगे कि स्वतंत्र अपव्यूहन क्या है, ठीक है। मतलब ये है स्वतंत्र अपव्यूहन, पहले तो मतलब सही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि दोनों लक्षण जो हैं साथ साथ चलते हैं, और एक लक्षण की वंशानुगति यानी जो हेरिडिटरी है कि एक दूसरे में जा रहा है, तीसरे में जा रहा है, दूसरे को बिल्कुल प्रभावित नहीं करती, वो बना हुआ रहता है और वो प्रकट होता ही होता है, ठीक है। यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब इस फिगर को देखिएगा आप और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पे फिगर में जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। एक बार आप समझ लीजिए तो आपके लिए मुश्किल नहीं रह जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेल गैमेट है ये, और ये फीमेल गैमेट है, ठीक है। हमने 4 जोड़े बनाए हैं, कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। जो 4 गैमेट बन सकते हैं वही हमने चारों बनाए हैं, ठीक है। गोल व पीले बीज, ठीक है। तो क्योंकि ये F2 पीढ़ी में है, तो ये आर आर वाई वाई ये चल रहा था। देखिए ऊपर देख रहे हैं आर आर वाई वाई, तो ये संकलित, तो इसी की वजह से हमने 4 इसके बनाए हैं, और चारों में अलग अलग किया, तो 4 ये आपके 4 कॉलम आ गए हैं, ठीक है। सेम कॉलम यही इधर भी हैं, ठीक, सेम कॉलम इधर भी हैं। अब इनके बीच हम क्रॉस कराएंगे, जैसे हमने पिछला कराया था वैसे इधर भी कराएंगे। इसके बीच ये आ गया, इससे इसके बीच ये आएगा, इसको इससे कराएंगे ये आएगा, इसको इससे कराएंगे ये आएगा। सेम यहाँ करते जाएंगे ये आएगा, सेम यहाँ करेंगे ये आएगा, सेम यहाँ करेंगे ये आएगा, सेम यहाँ करेंगे ये आएगा। इसको पकड़िए, यहाँ से कराइए ये आएगा, इसको पकड़िए। तो ऐसे ऐसे कराते हुए आपको पूरे फिगर को बना लेना है। ये फिगर बहुत ही आसान है, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो ये बहुत ही आसान फिगर है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब ये तो फिगर हमारा बन गया। अपव्यूहन का मतलब हम क्या है उसको समझाएंगे कि कैसे सेग्रीगेट हो जाता है फाइनली, ठीक है। कि सारा जितना दोनों लक्षण है पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, किसी का एक दूसरे के साथ नहीं होता है, दोनों लक्षण अलग अलग निकलते हैं, और एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे को प्रभावित कतई नहीं करती है, यही स्वतंत्र अपव्यूहन है, ठीक है। अब इसका देखिए फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालेंगे, तब पता लगेगा हमको कि हाँ लक्षण अलग है कि नहीं। देखिए अब यहाँ पे काउंट कीजिए, स्मॉल कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। ये हुआ गोल और पीला। दूसरा कौन गोल और पीला होगा, ये भी गोल और पीला होगा, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल आर यानी गोल, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई इसको दबा देगा। हम फिनोटाइप की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। फिनोटाइप में जीन नहीं आएगा, तो ये अशुद्ध पीला होगा, लेकिन होगा पीला। तो ऐसे वाले कितने हैं इनको हमको देखना है जो गोल और पीले हैं। देखिए पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, इधर आइए नीचे, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। देखिए ये पूरा बन गया है,
ये 9 हैं, 9 पौधे ऐसे हैं जो गोल व पीले हैं। यहाँ पे देखिए 9 पौधे ऐसे हैं जो गोल व पीले हैं, ठीक है। चलिए दूसरे को लेते हैं हम। अब गोल व हरे को लेंगे हम, कि गोल व हरे, देखिए गोल है ये और ये हरे हैं, डबल स्मॉल वाई हरा होगा। तो ऐसे पौधे कितने हैं, एक ये और एक ये, यानी ये 3 पौधे हुए जो गोल व हरे हैं, ठीक है, ये निकल गया। अब झुर्रीदार व पीले देखेंगे, झुर्रीदार में आपका स्मॉल आर और कैपिटल वाई। देखिए झुर्रीदार पीले 1 2 3, ठीक है। तो ये हो गया झुर्रीदार पीले, ठीक है। अब लास्ट वाला झुर्रीदार एवं हरा, ये एक पौधा आ गया जो कि झुर्रीदार व हरा है। तो ये देखिए आपका फिनोटाइप निकल के आ गया है। अब इसमें एक लक्षण दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहा वंशानुगति को, भले वो अप्रभावी रह रहा है पहली पीढ़ी में, लेकिन दूसरी पीढ़ी में वो खुल के सामने आ जा रहे हैं सारे लक्षण, कोई ऐसा नहीं है कि लक्षण प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। तो यही हुआ आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब इसको जीनोटाइप निकालेंगे तो जीनोटाइप थोड़ा सा लंबा होगा। लंबा का मतलब है जो एक जैसा दिख रहे हैं आपको लेटर्स, वही जीनोटाइप हैं। जैसे गोल और पीला तो 1, केवल एक पौधा है, ठीक है। गोल और अशुद्ध, गोल व अशुद्ध पीला 2 पौधे हैं। तो ऐसे करके निकालेंगे तो ये काफ़ी लंबा जाएगा। ये लगभग बनेगा, देखिए आपका 1:2:2:4:1 और 2:1:1। देखिए कितना लंबा गया है। ऐसे तो समझने में दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप काउंट करेंगे तो आप पूरे को निकाल पाएंगे। ये दोनों सेम है, जो एक ये सेम है, ये दोनों सेम है, फिर 2 ऐसे निकालेंगे, ये दोनों सेम है। तो ऐसे करके निकालते जाएंगे तो जो भी सेम है उनको लिखते जाना है, बस वही आपका जीनोटाइप अनुपात हो गया और आपका मेंडल के सारे नियम यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। तो इन 3 नियमों के माध्यम से इन्होंने आनुवंशिकता की व्याख्या की। इन्होंने बताया कि हाँ कैसे लक्षण, माता पिता के लक्षण संतानों में कैसे पहुँचते हैं और कैसे उनका निर्धारण होता है, इन्हीं सब की व्याख्या की इन्होंने। और इसके साथ साथ 2 टॉपिक और इसी में आते हैं, जो आपका लिंग निर्धारण है, ठीक है, एक लिंग निर्धारण है, और जैसे माता पिता के लिंग, जैसे मनुष्य में इंसानों में कैसे लिंग का निर्धारण होता है। अगर आप चाहते हैं इस पर वीडियो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम ज़रूर बनाएंगे इस पर वीडियो। टॉपिक छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इसी के साथ साथ और भी जैसे भी जो भी वीडियो आपको चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा लें। थैंक यू।